ठीक है भैया। चलो तो क्या लिखा आपने, बताइए क्या लिखा आपने। टॉपिक क्या पढ़ रहे थे भैया हम लोग, टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ वेव फंक्शन। उसमें हमने क्या कहा, उसमें हमने कहा कि एक वेव फंक्शन है, अरे यार उल्टा है क्या, चलो देखिए क्या कहा उसमें। उसमें हमने कहा कि एक सिस्टम है, ध्यान से मेरी पहली बात समझिए, एक सिस्टम है जिसमें कितने पार्टिकल्स हैं बेटा, n पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है अगर n पार्टिकल्स हैं उस सिस्टम में तो हर पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन कितना लिया हमने, साई1, साई2, साई3, साइन। और ये वेव फंक्शन कैसे है बेटा, नॉर्मलाइज्ड है। तो वेव फंक्शन अगर हमारा नॉर्मलाइज्ड है तो जाहिर सी बात है कि साई1 स्टार साई1 डी टाउ किसके इक्वल होगा, 1 के। साई2 स्टार साई2 डी टाउ किसके इक्वल होगा, 1 के। और साइन ऐसे करते करते साइन स्टार साइन डी टाउ किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 1 के, ठीक है ना। और जो हमारा कन्फाइंड स्पेस है उसमें ये कंडीशंस क्या हो रही है बेटा, हमारी फॉलो हो रही है, ठीक है ना। तो ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब क्या है, समझिए पहले आप ऑर्थोगोनैलिटी मतलब क्या है। अब देखिए अगर पूरे सिस्टम का हमको वेव फंक्शन निकालना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, साई1, साई2, साई3 से साइन तक का हमको लीनियर कॉम्बिनेशन लेना होगा। क्या लेना होगा बेटा, लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। अगर हमको पूरे सिस्टम का वेव फंक्शन निकालना है, पूरे सिस्टम का कंबाइंड वेव फंक्शन निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, साई1, साई2, साई3, साइन सबका क्या लेना पड़ेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। और अगर वो लीनियर कॉम्बिनेशन आपका नॉर्मलाइज्ड है तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ वेव फंक्शन। देखिए एक और वर्ड यूज होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो होता है ऑर्थोनॉर्मैलिटी। तो ऑर्थोनॉर्मैलिटी वाले में नॉर्मलाइजेशन और नॉन नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या है कि साई1 स्टार साई2 डी टाउ इक्वल टू 1 हो जाए। और नॉन नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या है कि साई1 स्टार साई2 डी टाउ कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो दोनों को जब एक साथ आप ले लेते हैं क्रोनिकल डेल्टा के फॉर्म में तो ऑर्थोनॉर्मैलिटी कहलाता है, वो अलग बात है। ऑर्थोगोनैलिटी और ऑर्थोनॉर्मैलिटी अलग अलग चीजें हैं। तो ऑर्थोनॉर्मैलिटी आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा आपसे, ऑर्थोगोनैलिटी, ठीक है ना। ऑर्थोगोनैलिटी में क्या होता है, सिस्टम लेंगे आप, n पार्टिकल्स का सिस्टम है, ठीक, उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं सबके करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन क्या है, नॉर्मलाइज्ड है, ठीक। तो अगर हमको पूरे सिस्टम का वेव फंक्शन निकालना हो तो सबका क्या लेना पड़ेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन। और अगर वो लीनियर कॉम्बिनेशन, भाई लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या होगा, एक वेव फंक्शन होगा। और अगर वो लीनियर कॉम्बिनेशन आपका नॉर्मलाइज्ड है तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ वेव फंक्शन। बात समझ में आ रहा है। चलिए प्रिंटिंग स्टार्ट, लिखिए हियर, लिखिए हियर साई स्टार क्या है बेटा, व्हाट इज साई स्टार, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ वेव फंक्शन। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ वेव फंक्शन, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ वेव फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है। चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए इफ phi be linear combination, if phi be linear combination, if phi be linear combination of all these n normalized wave function, of all these n normalized wave function, n normalized wave function, n normalized wave functions करेगा, wave functions such that ठीक है। ये बताइए आप फाई को आपने क्या लिया है, फाई को आपने लिया है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव फंक्शंस। तो फाई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, फाई हमारा हो जाएगा a1 साई1 प्लस a2 साई2 प्लस a3। सब भाई लीनियर कॉम्बिनेशन ऐसे ही लिखते हैं ना आप, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, प्लस डॉट 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 कहां तक जाएंगे हम, an साई n तक, ठीक है ना। चलिए और an क्या होता है, वेयर ये जो ans हैं वो क्या होते हैं आपके
एएन क्या होता है आपका कांस्टेंट, एएन क्या होता है बताइए, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, ठीक है। चलो अब देखिए साई1 साई2 साई3 साइन को आप ऐड कर रहे हैं ना कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके, तो ओवरऑल जो चीज मिलेगी वो भी कुछ वेव फंक्शन टाइप की चीज होगी, ठीक है ना। तो साई बेसिकली क्या है, एक वेव फंक्शन ही है, बस डिफरेंट वेव फंक्शंस का क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। चलिए देन इफ लिखिए, देन इफ वॉल्यूम इंटीग्रल फाई स्टार फाई डी टाउ इज इक्वल टू 1, then if volume integral phi star phi d tau is equal to 1, then if volume integral phi star phi d tau is equal to 1, phi star phi d tau is equal to 1, this implies that phi is orthogonal wave function. This implies that phi is orthogonal wave function, orthogonal wave function, ठीक है। फिर लिखिए such condition is called orthogonality of wave function. Such condition is called orthogonality of wave function. Such condition is called orthogonality of wave function, ठीक है। 2 नंबर में कभी पूछा जाता है, कभी नहीं पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा ये नहीं है, पर इसके बाद जो अब बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। चलिए हेडिंग डाल दीजिए आप, चलिए ठीक है भैया। चलिए आसान लगा होगा आप लोगों को। हेड डाल दीजिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डायनेमिकल क्वांटिटी। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डायनेमिकल क्वांटिटी। एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होता है? अगर आपसे पूछे एक्सपेक्टेशन वैल्यू, कभी आपने इससे पहले वर्ड सुना था? नहीं सुना था। सुना था आपने? नहीं सुना था। क्वांटम मैकेनिक्स में ही आपको नए नए शब्द देखने को मिल रहे हैं, और इससे पहले नए नए शब्द देखने को कहाँ मिलते थे? रिलेटिविटी में। रिलेटिविटी में आपको नए नए शब्द देखने को मिलते थे। कांस्टेंट आपका इनवेरिएंट हो जाता है, इंक्रीमेंट आपका डायलेशन हो जाता है, डिक्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है ना। तो रिलेटिविटी में ही आपको नए नए शब्द सुनने को मिल रहे थे, और ऐसे शब्द आपको फिर एक बार किस में सुनने को मिल रहे हैं? क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है ना। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू देखिए कोई नई चीज नहीं है ना। आप हमको ये बताइए इसमें और इसमें क्या अंतर है? दोनों को पहचानते हैं आप? क्या क्या है? अरे मैथ्स थर्ड ईयर में मैथ, अरे यार बताओ। दोनों सम है। ये समेशन है और ये क्या इंटीग्रेशन है, तो दोनों में क्या अंतर होता है? और दोनों एक ही है, तो एक ही क्यों नहीं लिखे हम? क्यों जिंदगी में बवाल पाल लिए दोनों को लिखने का? अगर दोनों क्यों, तो एक ही लिखते ना यार, बवाल क्यों पाले हम दोनों को अलग अलग लिखने का? इसी की टांग अगर पकड़ के खींच दीजिए आप, तो देखिए ये बन जाएगा क्या? इसी का नाम खींच दीजिए इसे, तो बन जाएगा क्या? ये बन जाएगा ना भाई, देख लीजिए। नहीं बनेगा क्या? अरे भाई ऐसे टांग पकड़ खींच दीजिए इसकी, तो बन जाएगा ये, ठीक है ना। समेशन और इंटीग्रेशन देखिए एक ही चीज होती है, डिपेंड करता है डेटा हमारा क्या है। डेटा अगर डिस्क्रीट होता है 1 2 3 4 इस फॉर्म का होता है, स्टेप फॉर्म का होता है, तो हम समेशन यूज करते हैं।
डेटा हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है, कर्व के फॉर्म का होता है, तो हम क्या यूज करते हैं बेटा, इंटीग्रेशन, है ना भाई। कर्व अगर आप लेंगे तो सारे पॉइंट्स आपको लेने होंगे, तो सारा पॉइंट्स अगर आपको लेना पड़ेगा तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरह का डेटा है, डिस्क्रीट डेटा है, तो क्या लेना पड़ेगा आपको, समेशन, ठीक है ना। तो एवरेज अगर निकालना हो किसी क्वांटिटी का, तो एवरेज आप कैसे निकालते थे किसी क्वांटिटी, मान लीजिए एक्स का आपको एवरेज निकालना है, तो देखिए क्वांटम मैकेनिक्स में जो एवरेज होता है उसको हम ब्रैकेट नोटेशन में यूज करते हैं। मान लीजिए एक्स का आपको एवरेज निकालना है, ठीक है, तो एक्स का एवरेज कैसे निकालेंगे बेटा आप, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, यही फॉर्मूला होता है एवरेज का। एवरेज का फॉर्मूला आपका यही होता है, ठीक। अब अगर आपको हम कोविड वाली सिचुएशन में ले चलें, मतलब जब बीएससी फर्स्ट ईयर था आपका और एग्जाम आपका टलने वाला था, बहुत खुश हो गए थे आप, जो एग्जाम आपका टला था एग्जैक्टली गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, कौन सा पेपर था वो, वेव वन ऑसिलेशन। तो अगर एसएचएम वाला पेपर आपने साल भर पढ़ा होगा कायदे से, क्योंकि तब तो कोरोना का हल्ला था नहीं, पता था नहीं एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, कोरोना का हल्ला तो हुआ मार्च के बाद से, मार्च के बाद से नहीं, मार्च में ही हो गया था, मार्च की स्टार्टिंग में कोरोना का हल्ला हो गया था कि भाई कोरोना फैल रहा है, और 18 मार्च के आसपास से लॉकडाउन लग गया था, उसी के बाद से लगा था, ठीक। हमको लग रहा है 19 मार्च को आपका पेपर था, 19 मार्च को शायद आपका पेपर था और 18 मार्च को लॉकडाउन लग गया था, उसी दिन लैपटॉप खरीदे थे हम, ठीक है, चलिए हमको याद है डेट, ठीक। तो अब देखिए समझिए पहले, तो बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको एक 2 नंबर का सवाल कराया जाता है, क्या कराया जाता है कि शो दैट टाइम एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल। ये सवाल आपको कराया गया 2 नंबर में कि जो टाइम एवरेज होता है काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो टाइम एवरेज आपने कैलकुलेट किया होगा, तो कैसे कैलकुलेट किया होगा, आपने ऐसे कैलकुलेट करते हैं आप टाइम एवरेज। मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी का टाइम एवरेज निकालना है आप, ठीक है ना, तो कैसे निकाला होगा आपने, इंटीग्रेट किया होगा 0 से कैपिटल टी तक के डी टी होल अपॉन किसके बताइए, 0 से कैपिटल टी डी टी। ये टाइम है, टाइम के रिस्पेक्ट में आप निकालना है ना, तो टाइम एवरेज है ना। जब डेटा डिस्क्रीट होता है तो फ्रीक्वेंसी कुछ ले लेते हैं आप। कहने का मतलब मेरा ये है बेटा कि जब डेटा डिस्क्रीट होता है तो हम समेशन यूज करते हैं, जब डेटा कॉन्टिन्यूअस होता है जैसे के वे में आपका साइन वाइन का फंक्शन आ जाता है, तो ये क्या हो गया आपका बताइए, इंटीग्रेशन से आप कर देते हैं, ठीक है ना। तो एवरेज वैल्यू को ही क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहता है, कुछ नई बात नहीं है ये, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपकी। क्वांटम मैकेनिक्स में जो एवरेज वैल्यू होती है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। बस थोड़ा सा निकालने का तरीका हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कैसे निकालते हैं हम देख लीजिए, आप कैसे निकालते हैं हम देख लीजिए, देखिए कैसे निकालते हैं, देखिए सीखिए पहले। मान लीजिए कोई क्वांटिटी है P, ठीक है, इसका आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते क्यों, यहाँ पे भी पहले आप समझिए। देखिए क्वांटम मैकेनिक्स जो होती है बेटा ना, वो प्रोबेबिलिटी पे डील करती है, और हमने आपसे पहले दिन से हम चिल्लाते आ रहे हैं कि पेपर के खत्म होने तक आपको इस बात का हम एहसास दिला देंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स इज मोर लॉजिकल देन क्लासिकल मैकेनिक्स। हमने आपसे कहा था, वादा किया था कि पेपर के खत्म होने तक आपको ये एहसास हो जाएगा कि क्वांटम मैकेनिक्स इज मोर लॉजिकल देन क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स गलत नहीं है, क्लासिकल में गलत नहीं है, बस उसकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन बेटा ये है कि क्लासिकल मैकेनिक्स उन्हीं पार्टिकल्स के बारे में बात करता है जिनकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से क्या हो, बहुत कम हो, ठीक है ना। तो क्वांटम मैकेनिक्स बेटा गलत नहीं है, सॉरी क्लासिकल मैकेनिक्स बेटा गलत नहीं है, बस क्या है उसकी एक लिमिट है, ठीक है ना। उस लिमिट को जब एक्सपैंड करते हैं आप, तो आप क्या बन जाते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स बन जाते हैं, ठीक है ना। मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स की ये लिमिट है और क्वांटम मैकेनिक्स की कोई लिमिट नहीं है। आप भी कंपेरेबल टू सी के लिए सारी कैलकुलेशन करते हैं, और जो कैलकुलेशन आप करते हैं वो इस कंडीशन के लिए भी क्या करती है, आपकी होल्ड करती है, वो इस कंडीशन के लिए क्या करती है, होल्ड करती है। तो क्वांटम मैकेनिक्स इज मोर लॉजिकल देन क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है ना, क्योंकि वो क्लासिकल मैकेनिक्स को अपने साथ ही लेके चलती है वो, ठीक। कहीं कहीं आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलते, ठीक। चलिए अब देखिए, तो अगर किसी क्वांटिटी का बेटा एक्सपेक्टेशन वैल्यू मान P का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है हमको, तो P को हमको ब्रैकेट नोटेशन में लिखना होगा, इस नोटेशन में। अगर इस नोटेशन में इस तरह के ब्रैकेट में कोई क्वांटिटी लिखी गई है तो आप समझ जाएंगे उसका क्या निकाला गया है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। और निकालेंगे कैसे, आप देख लीजिए, बहुत आसान है, वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है ना। साई स्टार कर दीजिए, साई स्टार के साथ
P लगा दीजिए, साई कर दीजिए डी टाउ का, मतलब साई स्टार साई के बीच में P को रख दीजिए अपॉन वॉल्यूम इंटीग्रल साई स्टार साई डी टाउ कर दीजिए। यही आपका क्या होता है, P का एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है। किसी क्वांटिटी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपको निकालना हो अगर, तो क्या करिए, साई स्टार साई के बीच में उसको रख दीजिए, वॉल्यूम इंटीग्रल उसका निकाल दीजिए अपॉन साई स्टार साई का क्या कर दीजिए, वॉल्यूम इंटीग्रल निकाल दीजिए। और अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। तो ये डिनोमिनेटर आपका हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर वाला फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, बच जाएगा। आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू उससे भी निकाल सकते हैं सीधे से। बात समझ में आ रहा है ना। एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम निकालते क्यों हैं, क्योंकि जो क्वांटम मैकेनिक्स होती है वो प्रोबेबिलिटी पे बेस होती है, और प्रोबेबिलिटी में आप हर तरह की पॉसिबिलिटीज़ को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। और जब सारी पॉसिबिलिटीज़ को आप कंसीडर करेंगे तो जाहिर सी बात है क्या लेना पड़ेगा आपको, एवरेज, है ना। और उसी एवरेज वैल्यू को हम क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहते हैं। बात समझ आ रहा है। देखिए, देखने में आप लोग को समझने में लग रहा बहुत भारी चीज़ है, बहुत भारी चीज़ नहीं है। शब्द के जंजाल में बिल्कुल मत फंसिए, जितना हम बता रहे हैं उतना पढ़ते जाइए। हम आपको बस एक दायरा आपका बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए जो भी थ्योरी होती है जितना आपके सिलेबस में है उससे ज़्यादा ही आपको हम समझा देते हैं, ताकि हम चाहते हैं आपको सोचने का दायरा थोड़ा सा बढ़े, क्योंकि इसके बाद आपको कॉम्पिटिशन्स भी देने हैं, है ना, इंटरव्यू भी फेस करना है। तो हम चाहते हैं जितना आपका दायरा बढ़ेगा, वो जितना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, आप उतना कॉन्फिडेंट रहेंगे, ठीक है। पर जितना आपके सिलेबस में है आप उसको पहले स्टिक करते हुए चलिए। एक्सपेक्टेशन वैल्यू की डिफिनीशन आपसे नहीं पूछी जाएगी, पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते कैसे हैं ये आपको पता होना चाहिए। कभी एक बार शायद, एक या दो बार शायद पूछा गया है, तो बहुत ज़्यादा नहीं पूछाता है, पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते कैसे हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो जो भी क्वांटिटीज़ आपके सिलेबस में हैं सबका एक्सपेक्टेशन वैल्यू अभी निकलवाएंगे आपसे हम, ठीक है ना। तो कॉपी में आपके सब कुछ रहेगा। हमने आपसे क्या कहा है, वादा किया है कि कॉपी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, कॉपी में ये सारी चीज़ें रहेंगी। और मेरी कॉपी कहीं फेंकेगा नहीं, इन्हें की कबाड़ी को बेच दिया आप, या उसी पेपर फाड़ के समोसा खा गए, है ना, ये सब काम मत करिएगा। कॉपी रखे रहिएगा, वो हमेशा काम आएगा आपके, ठीक है बेटा। चलिए लिखिए, इसमें लिखिए, अकॉर्डिंग टू फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन, according to physical interpretation of wave function, according to physical interpretation of wave function, according to physical interpretation of wave function, wave function has probabilistic interpretation, wave function has probabilistic interpretation, probabilistic interpretation. Hence no physical quantity, hence no physical quantity in quantum mechanics, hence no physical quantity in quantum mechanics has an accurate value, has an accurate value, that is having an average value, or expectation value, expectation नहीं, और approximate value. Such average or approximate value of physical quantity is called expectation value, ठीक है ना, is called expectation value. ओके, चलिए जरा पढ़िए इसको, डिफिनीशन तो जरा ध्यान से पढ़िए डिफिनीशन, देखिए क्या कह रहा है डिफिनीशन।
जरा ध्यान दें डिफिनेशन पर, देखिए क्या कह रहा है। डिफिनेशन सीधे सीधे बात कह रहा है कि जो वेव फंक्शन हम चूज करते हैं उसका नेचर कैसा होता है बेटा, प्रोबेबिलिस्टिक होता है। मतलब क्या कि वेव फंक्शन प्रोबेबिलिटी में डील करता है हमारा, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी में डील करता है तो वेव फंक्शन से एसोसिएटेड जो भी कैलकुलेशंस होंगी वो कभी भी हमको एक्यूरेट वैल्यू नहीं देंगी, है ना, एवरेज वैल्यू देंगी। तो इसी एवरेज वैल्यू को क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या कहते हैं बेटा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है ना। डिफिनीशन देखिए अलग चीज है, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है अलग चीज हो जाती है, ठीक है ना। डिफिनीशन देखिए अलग चीज होती है, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है अलग चीज होती है। दोनों में बैलेंस करके चलना पड़ेगा आपको। क्वांटम मैकेनिक्स का बेटा दो अप्रोच होता है, और राइटर जब किताब लिखते हैं, जब आप किताब पढ़ेंगे, किताब तो लोग पढ़ते नहीं है, किताब अगर आप पढ़ते हैं तो आपको दो अप्रोच समझ में आता है कि एक राइटर होगा जो क्वांटम मैकेनिक्स की मैथमेटिक्स पर ज़्यादा फोकस किया होगा। जैसे राजकुमार की किताब है, राजकुमार की किताब अगर आप पढ़ेंगे उसमें क्वांटम मैकेनिक्स की मैथमेटिक्स पर ज़्यादा फोकस किया गया है। एक राइटर होगा जो क्वांटम मैकेनिक्स का जो थ्योरी है, जो फिजिक्स है, उस पर ज़्यादा फोकस किया होगा, है ना। जैसे डीजे ग्रिफिथ की किताब है, डीजे ग्रिफिथ की किताब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें मैथमेटिक्स बहुत कम देखने को मिलेगा। वो समझाया है कि यार इस मैथमेटिक्स को हम कहाँ हटा सकते हैं या क्यों मैथमेटिक्स हम यूज़ नहीं करते हैं। उसने कहा है कि मैथमेटिक्स यूज़ करने मतलब होता है कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमको मतलब किससे, फिजिक्स से मतलब है ना। तो जो कैलकुलेशन वाला पार्ट हो तो मैथ्स में है, उसको हटा दीजिए आप, जो रिजल्ट आया उस पर डील करिए। अच्छे राइटर की किताब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि राइटर आपसे क्या कर रहा है, बात कर रहा है। एल्बर्ट मसीह की किताब है, एल्बर्ट मसीह की किताब में भी आपका मैथमेटिक्स पे ज़्यादा फोकस किया गया है। जेटली की किताब है, एक नोटरडाइन जेटली की किताब है, उसमें जो क्वांटम मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल उसको सॉल्व करने चाहिए। जेटली की किताब है, बहुत अच्छा उसमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है। उसका न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व कर लेंगे पूरा, क्वांटम मैकेनिक्स का कोई कंपटीशन ऐसा नहीं है जो आपका रुक जाए, चाहे बीएससी का हो, चाहे एमएससी का हो, चाहे जैम का हो, चाहे नेट का हो, चाहे गेट का हो, रुक ही नहीं सकता अगर उस पूरी किताब को आपने सॉल्व कर लिया तो। न्यूमेरिकल अप्रोच बहुत अच्छा है उसका, ठीक है। अजय खट्टक की किताब है, उसमें देखिए न्यूमेरिकल अप्रोच से सब चीज़ों को समझाया गया है। तो राइटर का अप्रोच जो होता है वो दो तरीके का होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, मैथमेटिक्स वाला भी, फिजिक्स वाला भी। आपको दोनों में बैलेंस करके चलना पड़ेगा। मैथमेटिकल डेरिवेशंस पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि नंबर पाना है, और फिजिकल कॉन्सेप्ट्स को भी क्या करना पड़ेगा बेटा, समझना पड़ेगा। इसलिए हम दोनों समझाते हैं आपको। टाइम हमने आपसे क्या कहा है कि भाई देखिए क्वांटम मैकेनिक्स का बेस चल रहा है अभी, आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और हम टाइम देंगे, क्योंकि एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर पढ़ने में कभी भी क्वांटम मैकेनिक्स आपको दिक्कत नहीं होगी। और अगर अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, जिंदगी भर बेटा कोई पढ़ाएगा आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो एक एक स्टेप इसलिए समझते हुए चलिए, हम बहुत आराम से चल रहे हैं। बेसिक इसलिए समझा रहे हैं, हमने आपसे कहा भी था शायद कि बेसिक चलेगा तो अभी टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि बेसिक अगर आप समझ जाएंगे तो पढ़ने में लिखने में दिक्कत आपको नहीं होगी। उसके बाद चाहे कोई पढ़ाए क्वांटम मैकेनिक्स, आपको समझ में आएगा हो क्या रहा है ना भैया। चलिए, तो क्या समझ में आया आपको कि वेव फंक्शन जो होता है बेटा उसका नेचर कैसा होता है, प्रोबेबिलिस्टिक होता है। और इस प्रोबेबिलिस्टिक नेचर की वजह से वेव फंक्शन से एसोसिएटेड जो भी कैलकुलेशंस होंगी वो कभी भी एग्जैक्ट रिजल्ट हमको नहीं देंगी। वो कैसा रिजल्ट देंगी हमको, एवरेज रिजल्ट देंगी। और उसी एवरेज रिजल्ट को, एवरेज वैल्यू को ही बेटा हम क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहते हैं। बात समझ आ रहा है। चलिए आगे लिखिए, फिर आप आगे लिखिए, आगे लिखिए, आगे लिखिए। इफ कैपिटल P लिखिए, इफ कैपिटल P बी अ डायनेमिकल क्वांटिटी, इफ कैपिटल P बी अ डायनेमिकल क्वांटिटी, इफ कैपिटल P बी अ डायनेमिकल क्वांटिटी इन क्वांटम मैकेनिक्स, इन क्वांटम मैकेनिक्स, इन क्वांटम मैकेनिक्स, then its expectation value, then its expectation value, then its expectation value, then its expectation value is denoted by, is denoted by, is denoted by, देखिए बोर्ड पे कैसे डिनोट करेंगे इसको, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप, P लिखिए ऐसे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप, P, इसको लिखिए कॉपी में, डिनोटेड बाय ब्रैकेट में P, बस वही लिखिएगा अभी P, ठीक है ना। एंड कैन बी डिफाइंड एज, 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 कैन बी डिफाइंड एज। अब पूरा फॉर्मूला लिखिए, क्या है पूरा फॉर्मूला, ब्रैकेट P इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल साई स्टार P साई डी टाउ अपॉन साई स्टार साई डी टाउ, छाप दीजिए, ठीक है।
और सबके बारे में जरा लिख डालिए। इसको इक्वेशन 1 बना दीजिएगा और सबके बारे में जरा लिख डालिए। साई क्या है बताइए, व्हाट इज साई? साई क्या है बेटा? वेव फंक्शन। अरे भैया वेव फंक्शन सबका मालिक एक, इससे तो दोस्ती करनी पड़ेगी बाबू। साई क्या है? वेव फंक्शन सबका मालिक एक। और साई स्टार क्या है बच्चों? तुम लोग सूर्यवंशी देखे कि नहीं देखे? देख लिए? वेरी गुड। हाँ, अरे सूर्यवंशी देखे कि नहीं देखे यार? क्या कर रहे हो यार तुम लोग? देखो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ वेव फंक्शन, सूर्यवंशी देखो भाई। क्या यार तुम अच्छी बहुत मेहनत करते हैं। क्या करते हो? तो क्या हुआ? हॉल नहीं ठीक है? क्यों? और बाकी सब कहाँ देखना चाहिए? ये पायरेटेड लोग, चोरी, सब चोर हैं, सब चोर। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ वेव फंक्शन, चोर हो तुम लोग, चोर हो। नहीं, कुछ फिल्में जो है देखनी चाहिए। सूर्यवंशी है, सूर्यवंशी बड़ी स्क्रीन वाली पिक्चर है। सूर्यवंशी ऐसी फिल्में बड़ी स्क्रीन पे देखने में मजा आता है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है। चलिए और बताइए डी टाउ क्या है जी? डी टाउ क्या है जी? देखो, अरे यार यही दिक्कत है ना, कहते हैं रिवीजन करके आया करिए। एलिमेंट्री वॉल्यूम या वॉल्यूम एलिमेंट छापिए। ऐसे कैसे चलेगा दीदी? नहीं आएगा तो ओके भैया, चलिए ठीक है। चलिए फिर लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। इफ साई इज नॉर्मलाइज्ड, इफ साई इज नॉर्मलाइज्ड, इफ साई इज नॉर्मलाइज्ड, if psi is normalized, then if psi is normalized, then psi star psi d tau किसके इक्वल आ गया बताइए? 1 के। psi star psi d tau किसके इक्वल आ गया बताइए? 1 के। then by equation 1, then by equation 1 we get, equation 1 से क्या मिलेगा बताइए? वॉल्यूम इंटीग्रल साई स्टार पी साई डी टाउ। छाप दीजिए। तब एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम सीधे क्या करेंगे? ऐसे निकाल लेंगे। साई स्टार साई ने पी को रख दीजिए, एक्सपेक्टेशन निकल जाएगी आपकी। चलिए ठीक है। इसको इक्वेशन कितना बना देंगे बेटा? 2 बना देंगे। चलिए इसको इक्वेशन 2 बना दीजिए, ठीक है। चलिए छापिए, आइए फिर लिखिए। आइए अब कुछ क्वांटिटीज का जो आपके सिलेबस में है, डायनेमिकल क्वांटिटीज, उनका हम लोग एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या कर लेते हैं? निकाल लेते हैं, ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए, पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। डायरेक्टली आपसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू नहीं पूछा जाता है। शायद 2 नंबर में शायद डिफिनेशन एक्सपेक्टेशन वैल्यू की पूछ देगी, पर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, है ना। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कोई बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट इसका नहीं होता है, ठीक है। चल लिखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इफ मिटा दे इसको। चल देखिए, इफ x, y, z, if x, y, z be the coordinate of a particle, 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 पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। then expectation value of x, then expectation value of x, then expectation value of x is given by, expectation value of x is given by क्या हो जाएगा बताइए? क्या हो जाएगा बताइए? एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है तो ब्रैकेट में किसको रखेंगे? x को, और ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका? वॉल्यूम इंटीग्रल साई स्टार x साई डी टाउ।
और वे फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है अगर, तो ये फॉर्मूला सीधे यूज कर देंगे आप, ठीक है ना। चल इसको इक्वेशन कितना बना देंगे बेटा 3। फिर लिखिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ y, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ y, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ y क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, अरे बोलो भैया, भैया और दीदी बोलो, क्या हो जाएगा, भैया और दीदियों बोलो, और z क्या हो जाएगा, अरे बोलो भैया, क्या हो जाएगा भैया, अरे बोलो भैया, हो गया भैया। चलिए ठीक, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए इफ ऐसे लिखिएगा इफ लिखिए इफ px py pz, if px py pz, if px py pz be the components of momentum, if px py pz be the components of momentum, be the components of momentum, be the components of momentum, then एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स किससे इक्वल हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा बताइए, क्या लिखेंगे बाबू, वॉल्यूम इंटीग्रल साई स्टार पी एक्स साई डी टाउ, बस यहीं तक होगा, नहीं पी एक्स की ऑपरेटर वैल्यू भी तो होती है ना, उसको भी इसमें क्या करेंगे रख दीजिए, क्या लिखेंगे आप, सिंस पी एक्स की ऑपरेटर वैल्यू कितने लोगों को याद है, प्रतिभा बताओ तो जरा, अर्जुन तीर निशाने पे लगेगा कि नहीं लगेगा, पढ़े ही नहीं है तो वीडियो लेक्चर किस लिए है, पढ़िए, लॉगिन कराए हो यहाँ से, हाँ तो फिर से बोल देना आज हीरो चैनड्यूज, अरे ना लायक हूँ, तुम बताओ जी संजू साहब, माइनस, अरे तुम लोग को पहले एक दिन शॉक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा हमको लग रहा है, माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, तब तुम लोग की याददाश्त जो है प्रॉपर ठिकाने, अच्छा हम समझा देंगे, चल छाप, इतने नेगेटिव लोग हैं माइनस से परेशान हो जा रहे हैं, नेगेटिव पीपल्स, शराब लिखे, अब ये ऑपरेटर तुम लोग को बताना है यार, एक दिन संडे को बुला करके जलेबी खिलाते हैं और ऑपरेटर खत्म कर देते हैं, क्या ख्याल है आपका, तो कुछ क्या मिलेगा, तुम लोग चिल्ड्रेन थोड़ी रह गए हो, तुम लोग तो वोट डालते हो गए अब, तब हाँ सरकार पलट दे, लोग चिल्ड्रेन है बतिया रहे हैं, देखो जी इम्प्लाइज दैट हर जगह फायदा यही है ना, अब गरीबों के लिए कोई हो जाए व्यवस्था, गवर्नमेंट कर दे, सब गरीब हो जाएंगे, अब यही लोग भले देखिए कॉलेज नहीं जाते हैं रेगुलर, पर लैपटॉप बट रहा है तो पहले जाके मुंह उठा के फॉर्म जमा करने हैं, सब आएंगे, जो रेगुलर नहीं आते वो भी आएंगे, है कि नहीं, यही होता है, गरीब लोग, लिखो जी हम भी वैसे जमा करेंगे और क्या, पीएचडी वालों को पता नहीं दे रहे, दे रहे पीएचडी वालों का नाम है पर कोई सुनवाई नहीं पीएचडी वालों की, पीएचडी मिस्त्री बहुत पहले पीएचडी लोग क्यों करते हैं पता है आपको, क्यों करते हैं पीएचडी करने का क्या रीजन होता है क्या, विद्वान बनने के लिए, विद्वान बनने के लिए पढ़ाई जो नहीं होती, विद्वान जो होता है विद्वान होता ही है, चाणक्य कोई यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, विद्वान थे भाई, विद्वान तो विद्वान होता है, विद्वत्ता का मतलब डिग्री से नहीं होता है भाई, डिग्री तो खर्चे की रसीद है, डिग्री जो है वो आपके पढ़ाई लिखाई खर्चे की रसीद है, विद्वत्ता जो आपकी होती है वो आपको अनुभव से मिलती है, नॉलेज जो मिलता है आपको एक्सपीरियंस से गेन करते हैं आप, ठीक है ना। एजुकेशन देखिए, एजुकेशन और नॉलेज
दो अलग अलग चीजें हैं। एजुकेशन इज अ फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग और नॉलेज कहाँ से गेन करते हैं? एक्सपीरियंस से। चाय गर्म है अगर तो उसको हाथ से नहीं छुएंगे आप, कैसे पता? आपको एक्सपीरियंस से जानते हैं आप। या चाय गर्म है छूना नहीं है, वो आपको ज्ञान है, नॉलेज नहीं है, वो कोई पढ़ाया नहीं है आपको, कहीं सिलेबस में नहीं था आपके, पर एक्सपीरियंस से पता है आपको। ट्रेन जा रही है उसका आगे कूदना नहीं है, मतलब कुछ लोग कूद भी जाते हैं, पर ट्रेन आगे जा रही है तो कूदना नहीं है। क्यों? आपको पता है कि यार नुकसान हो जाएगा मेरा, तो एक्सपीरियंस से पता है आपको। दूसरों की गलतियों से जानते हैं आपकी, नहीं चलती ट्रेन से नहीं उतरा जाता है, वो एक्सपीरियंस है। वो पढ़ाया नहीं गया कहीं आपको सिलेबस में। जो पढ़ाया जाता है वो एजुकेशन होता है, वो ट्रेनिंग होती है। नॉलेज जो होता है किससे मिलती है बेटा? एक्सपीरियंस से। ठीक है, तो पीएचडी क्यों की जाती है पता है आपको? नहीं, दहेज के लिए। पीएचडी लड़के करते हैं कि दहेज बढ़े और लड़कियां करती हैं कि दहेज घटे, और कोई मोटिव नहीं है बेटा। भाई देखिए बीएससी थर्ड ईयर में आप पहुंच गए हैं, अभी अगर आपकी शादी होगी लड़कों की तो दहेज में क्या मिलेगा? स्प्लेंडर मिलेगी। एमएससी में अगर आप कर लेते हैं शादी तो अपाचे या बुलेट मिलेगा। पीएचडी के बाद अगर आप शादी करते हैं कार मिलेगा। इसलिए पीएचडी कर रहे हैं हम लोग कि कार मिले। समझ रहे हैं आप ना? ठीक है, यही होता है, और कोई मोटिव नहीं है पीएचडी करने का। लड़कियां इसलिए करती हैं दहेज कम हो और लड़के करते हैं दहेज बढ़े, बस। और क्या भाई, कार चाहिए तो पीएचडी करिए। कार चाहिए अगर आपको दहेज में, पीएचडी करिए। छाप दीजिए। बाकी सब कहने वाली बातें हैं, समझ रहे हो जी? अर्जुन लगा दो तीर निशाने पे। अब पीएचडी करिए ताकि दहेज में कार मिले आराम से, नहीं तो फिर अभी कर लेंगे शादी तब स्प्लेंडर मिलेगा। पहले लड़का का सर आप दहेज लेंगे, वो क्यों नहीं लेंगे? एक ही बार मिलता है ब्लैंक चेक पे साइन कराने का, एक ही मौका, वो भी छोड़ दें? बताइए, गजब हाल है। चलिए फिर पीवाई वाले भी, एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पीवाई क्या हो जाएगा? बताइए बताइए भैया। एक ही मौका मिलता है आपको ब्लैंक चेक पे सिग्नेचर होने का, कैसे छोड़ सकते हैं आप? बताइए। तुम लोग को तो पूरी प्रॉपर्टी मिलती है बेटा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। ये क्या है? घर तुम्हारा दादी के नाम पे मम्मी के नाम पर होगा? देखो जैसे ही बच्चे रहे तो दुश्मनों को क्या जरूरत है? मेरे नाम पे करवाइए, कर्म भी ऐसे करो नालायक। तो बेटियों को जो जहाँ जाते हैं वहाँ बेटियाँ लेके भी जाती हैं, पाती भी वहाँ पर हैं। सबसे ज़्यादा शादी वादी वाला लड़कियों को ही दिया जाता है ना। लड़कों को मुंह दिखाई नहीं मिलती है, लड़कियों को मिलती है। मिलती है लड़कों को मुंह दिखाई, लड़कियों को मिलती है। मुंह दिखाने कौन पैसा यार? मुंह दिखाने कौन पैसा यार? पर मिलता है, बताइए। मुंह दिखाने का पैसा मिल रहा है। हाँ ये तो बात सही है, ये तो बात सही है। वो तो आपका अपना है ना भैया, आपका अपना है, आपकी अपनी चॉइस है। आप नॉर्मल रहिए, नॉर्मल रहिए, पैसा बचाइए। शादी के दिन, सही बात है, शादी के दिन तो ही तो अब नॉर्मल हो जाते हैं लोग, और शादी के बाद भी हो जाते हैं। चलिए शादी के बाद भी लोग, शादी के बाद ही तो लोग असली अब नॉर्मल होते हैं। चलिए हो गया भैया? चलिए आइए, अब एक और क्वांटिटी आपकी बची है, लिखिए। इफ ऐसे लिखिएगा। इफ कैपिटल ई be the total energy, if capital E be the total energy, then its expectation value is given by, क्या हो जाएगा बताइए? क्या हो जाएगा बच्चों? अरे बोलो बच्चों। वॉल्यूम इंटीग्रल साई स्टार ई साई डी टाउ। अब बताइए फिर, जैसे लिखे सिंस
एनर्जी की ऑपरेटर वैल्यू कितने लोगों को पता है? पता नहीं होगा। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, कुछ आता ही नहीं है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगा एनर्जी का? ठीक, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। आए किसको? अरे अब क्या बताएं, राहु की दशा चल रही थी मेरे साथ। राहु की दशा चल रही थी बाबू, समझ रहे हो ना अर्जुन? तीर निशाने पे लगा नहीं मेरा तुम्हारी तरह। ऑपरेटर का जो कम्यूटेटर वाला पार्ट है, एक संडे बुला के देखते हैं, इसी संडे बुला के खत्म कर देंगे। इस संडे को आप लोग आएंगे? इतने क्लियर हैं आप लोग? आए किसका टेस्ट है? डीजी? अच्छा अच्छा डीजी। अरे एक से एक शॉर्ट फॉर्म चल रहा है। अरे ठीक है, पहले लोग मैसेज लिखते थे इसे गुड नाइट, ठीक। फिर क्या हो गया ये हम पता नहीं। अरे इवोल्यूशन है भैया इसका पूरा इवोल्यूशन है, इतना आसान नहीं था ये। जी नाइट, हाँ अरे अब देखिए ना, जी नाइट, ठीक है। अब देखिए जी, इसका पूरा इवोल्यूशन हुआ है, जनरेशन वाइज पूरा इवोल्यूशन हो गया इसका। जीएन हो गया अब कुछ दिन में, हाँ जीएन, उसके बाद फिर हो गया टीसी। एक बार मेरी दीदी थी, लिखी हमको जीएन टीसी, हमको जीएन टीसी, यार ये क्या होता है, ये क्या लिखी है? जैसे तब उनकी शादी थी अजमेर में, तो हम लोग जा रहे थे, तो ऐसे ही कम्युनिकेशन कर रहे थे, कहाँ तक पहुँचे कैसे पहुँचे, तो लिखी जीएन टीसी में। जीएन टीसी क्या है? हमको पूछने में बेइज्जती भी हो जाएगी यार, जीएन टीसी। भाई हम लोग उतने एक्टिव थे नहीं, वो भाई प्रोग्रामर थे, मतलब हैदराबाद में रहती थी, प्रोग्रामर थी, तो उनका भाई अपना सोशल एक्टिव, मतलब वो लोग ज़्यादा एक्टिव थे फेसबुक, हम लोग तो भाई गंवार लोग, ऐसे भी एससी नॉर्मल। तो जीएनटीसी लिखने, जीएनटीसी क्या है यार, जब हाल है तब समझ में। अच्छा गुड नाइट, टेक केयर। और एक और होता था इसी में, एसडब्ल्यू नहीं, एसडब्ल्यू नहीं, एसडी पे तो कंफ्यूज हो गए थे हम और ज़्यादा कि एसडी क्या है, व्हाट इज एसडी? स्वीट ड्रीम्स। एसडी पे हम कंफ्यूज हो गए, एसडी क्या है यार? हमको श्रद्धा नाम है उनका, तो एसडी लिखी है, क्या है ये एसडी, व्हाट इज दिस एसडी? समझ रहे हैं अपना पूरा इवोल्यूशन है भैया ये। अब कलर देखिए, कलर की पहले स्पेलिंग होती थी COLOUR, अब लोग लिख रहे हैं COLOR, कलर। यू हटा दिए लोग, ना वही बात है ना, जो नहीं लोग हटा दिए, जो तो नहीं हटाते, यही बात थी, ठीक है। चलिए, तो एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू बेटा ही खत्म हो गया, इसी के साथ एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या हो गया, खत्म हो गया। कल आप लोग को बताएंगे पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, और उसके बाद प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन बताया, प्रोबेबिलिस्टिक करंट डेंसिटी बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज रहने देते ही, मुलाकात कब होगी आप लोगों से बताइए? कल आप लोग आएंगे? कोई काम दाम तो है नहीं, आओगे नहीं, जाओ कहाँ? संडे को 9 बजे के बाद, 9 बजे के बाद तो बेटा कहीं और अपॉइंटमेंट है मेरी। कहाँ रहता है? किसका रहता है? तो हम शिफ्ट कर देंगे, 9 के बाद कर देंगे। और क्या, क्यों नहीं करते हैं? अमिताभ बच्चन ने क्या वो